हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर नया अकाउंटिंग एडजस्टमेंट सीखने जा रहे हैं बच्चों। वो है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ये एडजस्टमेंट आपके लिए बहुत रेलेवेंट है क्योंकि इस चैप्टर के अलावा आने वाले अपकमिंग दोनों चैप्टर्स एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए बच्चों आज ही हम इसको सीख कर फिनिश कर लेते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ, बहुत बेसिक के साथ, ताकि सभी तरह की प्रॉब्लम्स को आसानी से हम सॉल्व कर पाए। बच्चों ध्यान लगाकर पूरी अच्छे से इस वीडियो को देखना, समझना, और हम चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर बिना समय व्यर्थ गवाए। लेट्स स्टार्ट इट। तो पूरा ध्यान लगाकर लैपटॉप की स्क्रीन पर आप देखिएगा बच्चों। इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। देखिए बच्चों, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में, असेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होता है, एक एक्चुअरी को बुलाया जाता है, एक वैल्यूअर को बुलाया जाता है, और वो फर्म की असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करता है। रीवैल्यूएशन की जरूरत क्यों होती है बच्चों? इसलिए होती है क्योंकि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, कुछ पार्टनर्स को गेन होता है, कुछ पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना होता है। अब जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, देखिए जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो तो यही चाहेगा कि फ्यूचर में उसको असेट की वैल्यू यदि कम हो जाती है तो नुकसान भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसका शेयर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो वो ये चाहता है कि आज ही असेट्स का वैल्यूएशन कर लिया जाए और उस पर जो नफा नुकसान है वो ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाए, क्योंकि यदि फ्यूचर में उसके नफे नुकसान को असेट्स लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन के कारण जो नुकसान और फायदा होता है जो बांटा जाएगा, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर के हिस्से में वो कम शेयर आएगा। इसलिए वो चाहता है कि सारा वैल्यूएशन आज ही कर लिया जाए। मान लीजिए आपने एक असेट खरीदी थी 10 लाख रुपए में, आई बात समझ में? अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो गया है। मेरा शेयर 1/5 था, मतलब 20% शेयर था मेरा फर्म में। अब मेरा शेयर रह गया है 1/10, मतलब मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 10%। अब मेरा शेयर 10% होने वाला है, पहले 20% था, मुझे 10% का नुकसान हो जाएगा। तो फ्यूचर में जब भी नफा नुकसान बटेगा मुझे उसमें 10% ही हिस्सेदारी होगी। आई बात समझ में? अब हमारे पास एक असेट है 10 लाख रुपए की, बिल्डिंग है हमारे पास 10 लाख रुपए की। फ्यूचर में मान लो उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, फ्यूचर में मान लो उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। आई बात समझ में? तो 15 लाख की वो असेट हो चुकी है। अभी 10 लाख और 15 लाख में कितना डिफरेंस होता है? 5 लाख का डिफरेंस होता है बच्चों। ठीक है, यदि उस असेट्स को हम उठा के आज ही बेच दें, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो 5 लाख का फायदा होगा सर। और मुझे कितना उसमें शेयर मिलेगा? 20%, क्योंकि अभी आज की डेट पर मेरा शेयर 20% है। आज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, आज के बाद यदि 1-2 महीने बाद यदि उस असेट को बेचा जाएगा 15 लाख में और फायदा 5 लाख का होगा, तो उसमें मुझे 10% ही हिस्सा मिलेगा, क्योंकि नए रेशियो के हिसाब से मेरा शेयर कम होने वाला है। अभी तो मेरा शेयर 20% है। आज ही मैं इसको बिकवा दूं तो 5 लाख में 20% यानी कि 1 लाख का मुझे हिस्सा मिल जाएगा। पर यदि मैं इसको फ्यूचर, यदि हम एज ए फर्म इसको फ्यूचर में बेचते हैं और फ्यूचर में मेरा नया रेशियो 10% है, सेक्रीफाइस मैंने 10% का किया, 20% से मैं सीधा 10% पर आ गया बच्चों। तो फ्यूचर में जब इसको 15 लाख में बेचा जाएगा और फर्म को 5 लाख का फायदा होगा, तो मुझे उसमें 10% यानी 50,000 ही हिस्सेदारी मिलेगी। समझ में आ रही बात आपको? इसलिए सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर चाहता है कि असेट को आज ही नहीं बिकवा दी जाए, आज उसका रीवैल्यूएशन कर दिया जाए, और रीवैल्यूएशन पर जो फायदा आ रहा है उसे आज ही बांट लिया जाए। अब गेन करने वाला पार्टनर क्या कहेगा? उसको यह डर है कि असेट की वैल्यू फ्यूचर में गिर जाएगी। आई बात समझ में? आज 10 लाख की है, कल 5 लाख की रह जाएगी। मिस्टर बी है, उनका शेयर है 10%, अब फ्यूचर में हो जाएगा 20%। यदि आज उस असेट को बेचा जाता, यदि आज उस असेट को बेचा जाता तो उन्हें, मान लीजिए जो लॉस हो रहा है असेट को, 10 लाख की असेट 5 लाख में हम बेच रहे हैं, तो जो लॉस 5 लाख का हो रहा है उसमें उन्हें 10% हिस्सेदारी मिल रही है, मतलब 50,000 का लॉस उन्हें बियर करना पड़ेगा। पर यदि फ्यूचर में उस असेट को बेचेंगे और 5 लाख का लॉस होगा,
तो उन्हें 20% के हिसाब से 1 लाख का नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो दोनों की सिचुएशन क्या है, वाइस वर्सा है। सेक्रीफाइस करने वाले को डर है कि फ्यूचर में वैल्यू बढ़ जाएगी और गेन करने वाले को डर है कि फ्यूचर में वैल्यू गिर सकती है। इसलिए आज ही हम उस असेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करवा लेते हैं। बेचते नहीं है उन असेट्स और लायबिलिटीज को, बेचते तो कब है, जब बिजनेस ही बंद करना हो, डिसोल्यूशन करना हो फर्म का। आज हम उनका रिवैल्यूएशन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि गेन होने वाले को और सेक्रीफाइस करने वाले को किसी भी तरह का कोई कलेश ना रहे। आई बात समझ में, कोई टेंशन ना हो उन्हें, किसी को बढ़ने का डर है, किसी को वैल्यू गिरने का डर है। तो आज ही कर लेते हैं उसका रिवैल्यूएशन, और उसके कारण यदि कुछ फायदा दिखाई देता है तो उसे आज ही हम पुराने रेशो में बांट लेंगे, और यदि नुकसान दिखाई देता है तो भी उसे हम पुराने रेशो में बांट लेंगे। इसलिए असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया जाता है। अब समझिए इसको रिवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। एक अकाउंट बनता है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा, मेनली ये 4 चीजें होती है बच्चों, मेनली 4 चीजें होती है। डिटेल में तो हम पढ़ेंगे सही। एक तो असेट्स होती है, लायबिलिटी होती है, एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होते हैं। देखिए, या तो असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, असेट की वैल्यू बढ़ती है तब डेबिट ही करते हैं, असेट की वैल्यू कम होती है तब क्रेडिट करते हैं। आई बात समझ में। अब देखो बच्चों, एक नॉमिनल अकाउंट भी बढ़ेगा। असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि गेन होगा। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को बच्चों कर देना है क्रेडिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका हो जाएगा यहां पर क्रेडिट। इट इज जस्ट ए नॉमिनल अकाउंट, एक तरह का नॉमिनल अकाउंट मान लीजिए, है ना, या फिर प्रॉफिट एंड, यहां पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रोल प्ले करेगा। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो एक P&L अकाउंट का रोल प्ले कर रहा है यहां पर। आई बात समझ में, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह रोल प्ले कर रहा है कि भैया रिवैल्यूएशन पर यदि हमें फायदा हो रहा है तो ये नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई बात समझ में। और रिवैल्यूएशन पे यदि नुकसान हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। कुल मिलाकर जब आपकी असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी असेट तो डेबिट हो जाएगी सर, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि आपको हो रहा है गेन ऑन रिवैल्यूएशन। आई बात समझ में, क्या हो रहा है आपको, यहां पर हो रहा है आपको गेन। असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो गेन ही हो रहा है। आई बात समझ में। असेट की वैल्यू कम हो रही है तो पर्टिकुलर असेट अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट। यहां पर नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हो जाएगा आपको लॉस। ठीक है, अभी जनरल एंट्री देखेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, यदि हमने रिवैल्यूएशन किया है और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, पर आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है बच्चों, जो आपका नॉमिनल अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का यहां पर रोल प्ले कर रहा है, वो हो जाएगा आपका डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ना एक तरह का नुकसान है। ठीक है, तो लॉसेस पर P&L अकाउंट जो डेबिट होता है उसकी जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मतलब इट्स जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई बात समझ में। अब देखिए, लायबिलिटी यदि आपकी हो रही है कम, लायबिलिटी आपकी कम होती है तो डेबिट होती है, हम जानते हैं, और लायबिलिटी कम होने से आपको फायदा होता है तो ये हो जाएगा आपका गेन ऑन रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन पर गेन होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों हो जाता है क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, एक्सपेंसेस पर आपको एक बात याद रखनी है, पर्टिकुलर बिजनेस में एक्सपेंस होते हैं तो डेबिट होते हैं, पर यहां पर डेबिट एक्सपेंस की जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट ही क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इनकम की जगह जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपको पर्टिकुलर इनकम अकाउंट क्रेडिट नहीं करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? बिल्कुल परफेक्ट, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक एक एंट्री हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस है आपका, मान लीजिए व्हेन, ठीक है, असेट्स इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। बिजनेस में आपकी असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, रिवैल्यूएशन के कारण बढ़ रही है। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हुआ, आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन करवाया और पता चला आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो पर्टिकुलर असेट अकाउंट को क्या कर दोगे बच्चों आप, जो भी असेट्स आपकी बढ़ रही है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे विद द रिक्वायर्ड सम, जितने से वो बड़ी है। ठीक है, 10 लाख की असेट थी, 15 लाख हो गई तो 5 लाख से हम डेबिट कर देंगे उसको। और बच्चों
असेट्स की वैल्यू बढ़ने के कारण गेन हो रहा है हमें, तो गेन होने पर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, असेट की वैल्यू बढ़ने से हमें फायदा होता है और फायदा होने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रोल प्ले कर रहा है। तो और गेन होने पर, जिस तरह से सभी तरह की इनकम और गेन होने पर P&L क्रेडिट होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बीइंग वैल्यू ऑफ असेट इंक्रीज्ड ड्यू टू रीवैल्यूएशन, नरेशन क्या लिखोगे आप, बीइंग वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज्ड, बीइंग वैल्यू ऑफ असेट, जो भी असेट है उसके नाम से इंक्रीज ड्यू टू रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन के कारण असेट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आई बात समझ में? चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, यदि हम बात करें इसकी पोस्टिंग की, तो देखिए आप जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, आपसे पूछा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप उसकी पोस्टिंग भी सीखते जाइए, आपको रटना नहीं है, चीजें सीखनी है। तो मान लो आपसे पूछा गया रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, तो आपने ये बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाया सर आपने, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों इस एंट्री के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट इस जनरल एंट्री के अंदर जब असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो मुझे बताइए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। तो पोस्टिंग किधर होगी सर, क्रेडिट साइड में होगी। अपोजिट लेजर का नाम क्या आएगा सर, असेट अकाउंट। आई बात समझ में? ठीक है, तो जब असेट की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में उस असेट को विद इंक्रीज इन दी वैल्यू लिख दिया जाता है। 5 लाख से यदि असेट बढ़ी है तो उसे 5 लाख से रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरी एंट्री क्या हो सकती है बच्चों, क्या हो सकती है, व्हेन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू क्या हो रही है सर, कम हो रही है। तो असेट्स की वैल्यू कम होती है तब क्रेडिट होती है बच्चों, असेट की वैल्यू गिरने के कारण क्रेडिट होती है पर्टिकुलर असेट, और रीवैल्यूएशन पर यदि उसका इफेक्ट देखें तो बच्चों वैल्यू कम होना लॉस है। आई बात समझ में? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये यहां पर देखा था हमने, देखिए आप इधर देखिए, जब असेट्स की वैल्यू बढ़ी थी तब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, गेन कहलाया था, पर जब असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये एक लॉस है। तो आप सिंपली असेट्स अकाउंट को तो क्रेडिट ही कर देंगे, क्योंकि असेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है बच्चों, और डेबिट किसे कर देंगे बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, और यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है बच्चों, तो पोस्टिंग किधर हो जाएगी, डेबिट साइड में, और लिखा क्या जाएगा, अपोजिट लेजर का नाम टू असेट्स। तो यहां हम लिख देंगे टू असेट अकाउंट। पर्टिकुलर जो भी असेट आपकी कम हुई है, जैसे स्टॉक कम हुआ है, फर्नीचर कम हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है, तो सारी वैल्यू जो भी असेट्स की कम हुई है वो डेबिट साइड में आएंगी, और जो भी असेट्स की वैल्यू बढ़ी है वो क्रेडिट साइड में आएंगी। क्योंकि देखिए नॉमिनल अकाउंट है, P&L के क्रेडिट में क्या क्या आता है, इनकम और गेन, डेबिट में क्या क्या आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आई बात समझ में? तो असेट की वैल्यू कम होने से नुकसान ही होगा आपको, वो डेबिट में आएगा, असेट की वैल्यू बढ़ने से फायदा होगा आपको, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। और एंट्री आप कर ही सकते हैं, पर्टिकुलर असेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए, सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हुआ है, इसलिए पोस्टिंग डेबिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम लिखते हुए टू असेट कर दी जाएगी। आई होप सो आपको बात ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप नोट्स उतार सकते हैं, नहीं तो बाद में भी आसानी से। थर्ड एंट्री हम देख रहे हैं, हाँ जी, थर्ड एंट्री, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। देखिए लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पर्टिकुलर जो भी लाइबिलिटी है आपकी, ठीक है, मान लो क्रेडिटर है, लाइबिलिटी बच्चों बढ़ती है ना तब क्रेडिट होती है। आई बात समझ में? और लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब है
लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लाइबिलिटी बढ़ने से आपको नुकसान ही होगा, नुकसान बढ़ रहा है आपका, तो बच्चों पी एंड एल की जगह रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आई बात समझ में? जब जब आपको नुकसान होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, जब जब आपको फायदा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो पर्टिकुलर लाइबिलिटी तो क्रेडिट हो जाएगी पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो यदि एंट्री हम इसकी करें तो एंट्री हो जाएगी सर रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट कर दिया जाएगा पर्टिकुलर लाइबिलिटी को, जो लाइबिलिटी आपकी बढ़ रही है उस लाइबिलिटी अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लाइबिलिटी की वैल्यू मान लो आपकी हो रही है कम, है ना, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो बच्चों लाइबिलिटी यदि कम होती है, लाइबिलिटी यदि कम होती है तब डेबिट होती है, और लाइबिलिटी का कम होना एक तरह से गेन है, फायदा है। लाइबिलिटी यदि आपकी कम हो रही है, मान लो आपके ऊपर कर्जा था 1 लाख का, 50,000 का रह गया, तो गेन ही होगा, है ना, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, गेन ऑन रीवैल्यूएशन पर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी तो डेबिट हो जाएगी पर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हम इसकी एंट्री क्या पास कर देंगे सर? लाइबिलिटी, पर्टिकुलर लाइबिलिटी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे जो कम हो रही है। आई बात समझ में? और बच्चों इसके कारण हमें फायदा हो रहा है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल और ले लेंगे सर हम, जैसे कि अब इसका इंपैक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है, आई बात समझ में? ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है, इसी में इसका यदि मैं इंपैक्ट आपको बताऊं लाइबिलिटी का और असेट्स का, आई बात समझ में? तो देखिए इधर ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 3 में आपने जो जनरल एंट्री पास करी थी सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बड़ी थी आपने क्रेडिट कर दिया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया था। तो डेबिट साइड में उस लाइबिलिटी का अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में पर्टिकुलर लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी बढ़ने से नुकसान होता है, आई बात समझ में? लॉसेस होते हैं। ठीक है, लॉसेस और एक्सपेंसेस डेबिट साइड में ही राइट ऑफ होते हैं बच्चों, आई बात समझ में? इसलिए लाइबिलिटी डेबिट साइड में आ गई, और लाइबिलिटी कम होगी तो बच्चों आपको होगा गेन। ठीक है, और सारे गेन रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में ही आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली एंट्री जो हमारी थी ये वाली, जहां पर हमने लाइबिलिटी को डेबिट किया था, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया था। अब जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो तो पोस्टिंग आप उसके क्रेडिट साइड में ही करोगे। ठीक है, अपोजिट लेजर का नाम लिखकर बाय लाइबिलिटी अकाउंट। आई बात समझ में? अब यहां पर जो मैं असेट्स और लाइबिलिटी यूज ले रहा हूं, तो देखिए ये पर्टिकुलर असेट कोई सी भी हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। ये लाइबिलिटी कोई सी भी हो सकती है सर, क्रेडिटर हो सकते हैं, है ना, यहाँ पर क्रेडिटर बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट मान लीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गए? कम हो गए। ठीक है, यहाँ पर एक असेट बढ़ गई, मान लो ये बिल्डिंग हो सकती है। ठीक है ना, तो जब हम डिटेल में क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत अच्छे से हमें और ये अकाउंट समझ में आ जाएगा। अभी हम इसकी जनरल एंट्री समझ रहे हैं। तो जनरल एंट्री नंबर 5, जनरल एंट्री नंबर 5, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड असेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड असेट। ठीक है, अब ये अनरिकॉर्डेड असेट क्या होता है? अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब है बच्चों, अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब है एक ऐसी एसेट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मौजूद ही नहीं है। एक ऐसी एसेट, एक ऐसी एसेट जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मौजूद ही नहीं है, मतलब बुक्स में पहले से
बुक्स में है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, बैलेंस शीट में देखोगे ढूंढोगे नहीं मिलेगी, ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। ठीक है, तो सर ये आप क्यों रिकॉर्ड करना चाहते हैं? देखिए, इसका पता चला है जब भी हमने असेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया, तो एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन, जब हम रीवैल्यूएशन कर रहे थे असेट्स एंड लायबिलिटीज का, तो हमें पता भी चल गया, देखो, और कि वो फर्नीचर पड़ा है, इसका तो बुक्स में कोई नाम ही नहीं है, कितने का है? तो सर वो जो फर्नीचर मिला, मान लो फर्नीचर आपको पता चल गया, एक तरफ पड़ा हुआ था, उसका मार्केट में वैल्यूएशन करवाया, पता चला 10,000 का है। कितने का है सर? 10,000 का है। तो मुझे एक बात बताओ, एक नई असेट आपको पता चल गई 10,000 की, जो बुक्स में मौजूद नहीं है, तो आप क्या करोगे? उसे रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो हम जब उस फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे बच्चों, तो असेट हमारे बिजनेस में बढ़ रही है, तो हम उस असेट को डेबिट कर देंगे 10,000 से, है ना? ठीक है, अनरिकॉर्डेड असेट मतलब नाम है, एक टर्म है, वो फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, टाइपराइटर हो सकता है, मोटर व्हीकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे उस असेट के नाम से हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में वो आज ही फाइंड आउट हुई है। आई बात समझ में? इसलिए हम उसे आज ही डेबिट कर देंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन की डेट पर। और बच्चों, असेट्स बिजनेस में फाइंड आउट हुई, असेट्स बिजनेस में बढ़ी, तो आपको फायदा हुआ या नुकसान? फायदा ही हुआ। ठीक है, इट इज ए गेन ऑन रिवैल्यूएशन, और जब भी गेन होता है रिवैल्यूएशन पर, तो बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है आपका? क्रेडिट हो जाता है। ये 10,000 से क्रेडिट हमने कर दिया। इट इज ए जस्ट गेन ऑन रीवैल्यूएशन। हम रीवैल्यूएशन कर रहे थे सर, और रीवैल्यूएशन पर हमें एक असेट पता चली, इसलिए हमने उस असेट को रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करने से हमें फायदा हो गया। ठीक है, इस तरह से एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी पता चल सकती है ना, बिजनेस में, तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमें बिजनेस में पता चली। जब हम असेट्स और लायबिलिटी का रिवोल्यूशन कर रहे थे ना बच्चों, तो हमें पता चला कि क्रेडिटर जो 15,000 के हैं वो तो ठीक है, पर एक मिस्टर श्याम नामक और क्रेडिटर है जिन्हें हमें पैसा देना है, और बुक्स में उनकी रिकॉर्डिंग ही नहीं है, बुक्स में उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा हमने, बुक्स में अवेलेबल ही नहीं है। तो सर एक्चुअली कहेगा कि उसे भी रिकॉर्ड करो, आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे? अनरिकॉर्डेड क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को क्या करोगे बच्चों? रिकॉर्ड करोगे। और जब लाइबिलिटी आप रिकॉर्ड करते हो, तो बच्चों आप उसे क्या करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? सर हम उसे क्रेडिट ही करेंगे। ठीक है, वॉट एवर द लाइबिलिटी अमाउंट, वो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। और बच्चों एक बिना फालतू की तो मैं नहीं करूंगा, बिजनेस में अभी तक बुक्स में कोई लाइबिलिटी नहीं थी, रिकॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, सेट्स लाइबिलिटी का रिवोल्यूशन प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, वो पता चला 5,000 के क्रेडिटर और पता चल गए, तो बच्चों ये तो नुकसान ही है आपका, है ना? पार्टनर्स के लिए एक तरह का लॉस ही है, उनको ही बियर करना पड़ेगा इस लाइबिलिटी को भी, कोई बाहर से तो नहीं आएगा बियर करने के लिए, इसलिए बच्चों ये है एक तरह का लॉस। ठीक है, और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन पर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है बच्चों? डेबिट हो जाता है। ठीक है, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। आ रही बात समझ में? तो बच्चों, अनरिकॉर्डेड असेट्स जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो यदि मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर बनाऊं छोटा सा, और इसमें यदि मैं पोस्टिंग करूं, ठीक है, अनरिकॉर्डेड असेट्स की यदि मैं पोस्टिंग करना चाहता हूं, तो बच्चों पर्टिकुलर असेट तो डेबिट होती है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। देखिए सिंपल सी बात है, यदि आपको फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में पोस्टिंग होगी, और यदि आपको नुकसान हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में पोस्टिंग होगी, जस्ट लाइक ए P&L। तो अनरिकॉर्डेड एसेट आपकी पता चल रही है, तो आप किधर रिकॉर्ड करोगे सर? इधर ही रिकॉर्ड करोगे। अनरिकॉर्डेड असेट, चाहे वो फर्नीचर हो, जो भी है, हमारे एग्जाम्पल में क्या था वो? फर्नीचर, तो आप फर्नीचर अकाउंट डेबिट करोगे। असेट आपकी मशीनरी है तो मशीन आप डेबिट करोगे, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आप डेबिट करोगे, टाइपराइटर है तो टाइपराइटर आप डेबिट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि इससे आपको फायदा हो रहा है। यदि आपको लाइबिलिटी पता चल रही तो वो तो नुकसान ही है आपका, तो आप उसको डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करोगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी।
देखिए रीवैल्यूएशन जब भी होता है अनरिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड असेट्स और लायबिलिटी पता चलते हैं। अब देखिए बच्चों, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की एक शर्त होती है, वो ध्यान रखना आप। अनरिकॉर्डेड असेट्स और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो किसी रिकॉर्डेड असेट्स और रिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए यूज ली जा रही है। कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि आप यहां पर जो भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सॉरी अनरिकॉर्डेड असेट जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये अनरिकॉर्डेड असेट जो आपने रिकॉर्ड करी है, ठीक है, ठीक है, यहां पर जो आपने फर्नीचर रिकॉर्ड किया है एज ए अनरिकॉर्डेड असेट, ठीक है। अब ये जो फर्नीचर आपने रिकॉर्ड किया है, इससे मैं केवल तभी यूज लूंगा जब इससे किसी रिकॉर्डेड लायबिलिटी को सेटल करने में काम में मैं लूंगा। ऐसी लायबिलिटी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मौजूद है उसे सेटल करने में यदि ये काम में आ रही है तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, और यदि ये किसी भी रिकॉर्डेड लायबिलिटी को सेटल करने में काम नहीं आ रही है तब भी रिकॉर्ड होगी। समझ नहीं आया सर, वापस बताओ। एक चीज याद रख लो, यदि अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को सेटल करने में काम में आ रही है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी, अन्यथा वो रिकॉर्ड होगी। मैं लिख देता हूं यहां पर सर, बहुत काम की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल लेकर। यदि आपस में सेटल की जा रही है मतलब अनरिकॉर्डेड असेट्स का उपयोग कर रहे हैं हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को सेटल करने में। जैसे कुछ क्रेडिटर पता चले हमें, मान लो 5,000 के क्रेडिटर हमें पता चले, और हमें एक फर्नीचर पता चला 7,000 का, अनरिकॉर्डेड है, बुक्स में है ही नहीं। तो ये 7,000 का फर्नीचर हमने इन 5,000 के क्रेडिटर को दे दिया, चलो बाहर के बाहर ही, तो फिर उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यदि ये आपस में सेटल करने में काम आ रहे हैं तो, यदि आपस में सेटल किए जा रहे हैं तो फिर लिखो आप इसी तरह से, बुक्स में इन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अदरवाइज they will be recorded, they will always be recorded। इसका मतलब समझो, मैं आपको बता देता हूं। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 10,000 का, ठीक है। एक और सुनो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं 8,000 के। अब देखो इस फर्नीचर के दो पार्ट हैं, समझना बात को, इस फर्नीचर के कितने पार्ट हैं सर? दो पार्ट है, ध्यान देना बच्चों। एक तो है फर्नीचर 7,000 का और एक है फर्नीचर 3,000 का। ये जो 7,000 का फर्नीचर है, ठीक है, यूज लिया जा रहा है टू सेटल दी अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹8,000। ये जो 8,000 के क्रेडिटर है ना आपके, ये वाले, इनको सेटल करने में काम आ रहा है ये 7,000 का फर्नीचर। ये 7 हम ऐसा का ऐसा ही 7 इन 8,000 के क्रेडिटर को दे रहे हैं।
तो मुझे एक बात बताओ कि ये आपके जो 10,000 का फर्नीचर है, इसमें से ये 7,000 का फर्नीचर जो आपने 8,000 के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को सेटल करने में यूज ले लिया, क्या आप इसको रिकॉर्ड करेंगे? बताओ। सर, विल नॉट बी रिकॉर्डेड, विल नॉट बी रिकॉर्डेड। और ये क्रेडिटर भी क्या आप रिकॉर्ड करेंगे? विल नॉट बी रिकॉर्डेड। और डिटेल में देखेंगे कल, विल नॉट बी रिकॉर्डेड। और ये कॉन्सेप्ट आपके हर चैप्टर में काम आएगा, एग्जाम में बहुतायत से पूछे जाते हैं इस पर क्वेश्चन। अब दूसरी बात कर रहा हूं मैं इस 3,000 के अनरिकॉर्डेड फर्नीचर की। इसको आप यूज लोगे टू सेटल दी बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि बुक्स की लाइबिलिटी है 5,000। 5,000 के बैंक ओवरड्राफ्ट को सेटल करने में आप इसे यूज लोगे। अब ध्यान देना, बहुत ध्यान देना है, अब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्या मैं आपको समझाने वाला हूं। इस बचे हुए फर्नीचर को कितने पे रिकॉर्ड किया जाएगा, मैं आपसे पूछता हूं। आपके पास 10,000 का फर्नीचर था। कितने का फर्नीचर था सर? 10,000 का फर्नीचर था। उसमें से 7,000 का तो फर्नीचर रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को सेटल करने में काम में आ रहा है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बाहर से ही वो सेट ऑफ हो गए। आई बात समझ में? पर ये जो 3,000 का फर्नीचर बचा है, वो एक 5,000 की बुक्स की लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट को सेटल करने में काम आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, इस 3,000 के फर्नीचर की हैसियत कितनी है? ये 3,000 का है या फिर इसकी वैल्यू सर 5,000 है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। देखो, है तो 3,000 का, पर काम आपके लिए बहुत बड़े बड़े कर रहा है ये, ध्यान दो। ये है तो साहब 3,000 का, पर आपके लिए काम कितने में आ रहा है? ये आपके लिए ये 5,000 में काम आ रहा है सर। 5,000 की लाइबिलिटी को सेटल करने में काम आ रहा है। तो इस 3,000 के फर्नीचर को आप रिकॉर्ड कितने पे करोगे सर? 5,000 पे। मुझे एक बात बताओ, आपकी बुक्स में क्या ये पहले से मौजूद था? नहीं। आपको पता कितने पर चला? 3,000 पर उसकी हैसियत कितनी है, औकात कितनी है, कितने की लाइबिलिटी, कितनी वैल्यू की लाइबिलिटी को सेटल करने में वो काम आ रहा है? सर 5,000 की लाइबिलिटी को सेटल करने में काम आ रहा है। 3,000 का फर्नीचर 5,000 की लाइबिलिटी सेटल करने में काम आ रहा है, तो आप रिकॉर्ड कितने पे करोगे सर? 5,000 पर। क्योंकि सर मार्केट वैल्यू पर हम रिकॉर्ड करते हैं, 5,000 उसकी मार्केट वैल्यू हो गई। ये असेट 3,000 की है, बुक्स में मौजूद नहीं है, पर एक 5,000 की लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हैं हम, 5,000 की लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हैं इस असेट से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5,000। ठीक है, तो पहले रिकॉर्ड करो इसको, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 5,000 बराबर। अब सुनो, जब आप बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करोगे तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो जाएगा सर? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 5,000 से, क्योंकि लाइबिलिटी कम होती है तब डेबिट होती है। और ये जो फर्नीचर आपने रिकॉर्ड किया था, ये जो फर्नीचर आपने रिकॉर्ड किया था डेबिट कर कर, इसको क्लोज कर कर आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। ठीक है, 5,000 से आपने डेबिट किया था, 5,000 से आपने क्रेडिट करके क्लोज कर दिया, और लाइबिलिटी आपकी सेटल हो गई, और आपको गेन भी हो गया रिवैल्यूएशन पर। कितना? देखो 5,000 का, क्योंकि एक लाइबिलिटी बिजनेस की कम हो गई फ्री फोकट में, बिना किसी असेट्स के, जो पहले से मौजूद ही नहीं थी। आई बात समझ में? उसे रिकॉर्ड इसलिए किया था कि इस लाइबिलिटी को सेटल किया जाए। तो बच्चों आपको गेन कितना हो गया? 5,000। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब दो एंट्री और बाकी है छोटी छोटी से। एक है 7th, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन। एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन, यदि रीवैल्यूएशन कुछ भी खर्चे होते हैं तो बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देना आपको। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, आप बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना। ठीक है, यदि ये पेड बाय फर्म है तो पेड बाय फर्म, इसका खर्चा यदि फर्म ने पे किया है तो आप बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देना, और यदि पार्टनर ने पे किया है तो पार्टनर को रिम्बर्स कर देना, पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर करके, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके पार्टनर को रिम्बर्स कर देना, क्योंकि इफ पेड बाय पार्टनर,
सो पेड बाय दी पार्टनर यदि किया गया है तो देखिए फर्म का खर्चा है इसलिए तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया है, पर उसे पार्टनर ने पे किया है इसलिए बच्चों हम पार्टनर को रिम्बर्स कर देंगे ये पैसा। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर कर, और पार्टनर की कैपिटल जब बढ़ाएंगे तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा, ये ध्यान आपको रखना है। और बहुत सारे इसमें केसेस हैं, एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, है ना, मिक्स इसके बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स बनते हैं। ठीक है, तो वो हम लेटर ऑन देखेंगे डिटेल में, इन डिटेल में देखेंगे। लास्ट जनरल एंट्री देखते हैं हम, इनकम ऑन रिवैल्यूएशन। यदि इनकम होता है रिवैल्यूएशन पर, किसी भी तरह का फायदा होता है, इनकम ऑन रिवैल्यूएशन, यदि किसी भी तरह की इनकम फाइंड आउट हो जाती है रिवैल्यूएशन पर, तो बच्चों नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट को। ठीक है, ठीक है, और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये फर्म ने रियलाइज करी है, और फर्म ने रियलाइज नहीं करी, किसी पार्टनर ने रियलाइज करी है। ठीक है, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उसे डिडक्ट करके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, यहां इनकम और रियलाइजेशन पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है पता है? फर्म की इनकम है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं हम? वो पैसा पार्टनर ने रियलाइज कर लिया, जेब में रख लिया खुद ने, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। आई बात समझ में? और यदि पैसा फर्म को मिला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैंक अकाउंट ही डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल एंट्रीज हैं। अब देखो नेट, कहीं रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, कहीं रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है। ठीक है, इन जनरल एंट्रीज में कहीं बार रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, कई बार रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है, और कई बार रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है बच्चों, बहुत सारी जनरल एंट्रीज हमने करी, और कई बार रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो इनका नेट कैलकुलेट करेंगे हम, नेट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का नेट। यदि नेट डेबिट बैलेंस आता है, सर डेबिट बैलेंस कब आएगा सर? मान लो 15,000 से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, ऐसी जनरल एंट्री हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ 15,000 से, और सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ सर 10,000 से, तो नेट बैलेंस क्या आएगा सर? डेबिट। इट विल बी टर्म्ड एज नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये नेट लॉस होगा रिवैल्यूएशन का। आई बात समझ में? और बच्चों नेट लॉस को बियर कौन करेगा? विल बी बोन बाय पार्टनर्स, बोन बाय पार्टनर्स, इसे पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा। और बच्चों पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में। ठीक है, अब पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट लॉस के कारण क्या हो जाएंगे बच्चों? कम हो जाएंगे, कम होते हैं तब कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाते हैं। और रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस जो है, ये एक नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है बच्चों। जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में, तो बच्चों हम इसको कर देंगे क्लोज, और क्लोज कर कर इसको कर देंगे हम क्रेडिट, सिंपल। तो बच्चों एंट्री यहां पर क्या बन जाएगी? एंट्री यहां पर क्या बन जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट कर दिए जाएंगे। मान लो दो पार्टनर थे, तो एस कैपिटल, ठीक है, अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और दूसरा पार्टनर है बी, तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। लॉस के कारण बच्चों इनकी कैपिटल क्या हो गई बच्चों? लॉस के कारण इनकी कैपिटल हो गई है कम, और कैपिटल कम होती है तब डेबिट हो जाती है। और यदि फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट आ जाएगा। और रिवैल्यूएशन का जो डेबिट बैलेंस था उसे हमने कर दिया है क्लोज। डेबिट बैलेंस को क्लोज करने के कारण रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया बच्चों क्रेडिट। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। नरेशन क्या लिख देंगे? बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, लॉस के कारण पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई बच्चों? यहां पर कम हो गई है, और कम होने के कारण डेबिट हो गई है। और रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस था जो कि क्रेडिट हो गया, 5,000 था हमारा। मान लो
बराबर बराबर का रेशियो है, ठीक है। तो बच्चों ये लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में ही बटेगा हमेशा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन ओल्ड रेशियो में बटेगा। अब मान लीजिए प्रॉफिट होता तो रिवोल्यूशन पर बैलेंस क्या होता, नेट क्रेडिट होता, उसे बांट देते हम। तो बच्चों क्रेडिट बैलेंस को बांटते तब रिवोल्यूशन क्या हो जाता बच्चों, डेबिट। गेन ऑन रिवोल्यूशन पर रिवोल्यूशन का क्रेडिट बैलेंस आएगा। देखिए रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ था 15 से और डेबिट हुआ मान लो 2000 से, तो नेट क्रेडिट बैलेंस कितना आ गया सर, 13,000। जब आप इसे ट्रांसफर करोगे, ठीक है, ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो बच्चों क्या कर दोगे, इसको डेबिट करोगे। क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करोगे तो डेबिट करोगे, इसलिए रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा वट एवर दी अमाउंट। और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, इससे इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों एज कैपिटल, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है बच्चों, तो कैपिटल इंक्रीज हो गई, और बी की कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी, इसलिए 2B's कैपिटल। प्रॉफिट जब हम ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज, और ये भी ओल्ड रेशियो। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, कैपिटल यहां पर बढ़ गई प्रॉफिट के कारण, इसलिए क्रेडिट हो गई बच्चों। कैपिटल बढ़ती है तब क्रेडिट होती है, और लॉस का जो बैलेंस गेन ऑन रिवोल्यूशन का बैलेंस जो क्रेडिट था, उसे जब हमने ट्रांसफर किया बच्चों तो उसे कर दिया हमने डेबिट। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। तो विद रेस्पेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, ये सारी चीजें बच्चों हमने यहां पर देख, ये बहुत रिलेवेंट प्रोविजन था, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था बच्चों। इसमें और इफ्स एंड बट्स हम क्वेश्चंस के साथ करेंगे कल की क्लास में। सो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना, इसको वीडियो को सेव कर लेना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सभी चैप्टर्स में काम आने वाला है। तो बहुत ध्यान से इसको 2-3 बार देख लेना, समझ लेना बच्चों। इसके क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करते हैं। सो इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। राधे राधे।